दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में आज हम आपके लिए एक लेख लेकर आए हैं। इस लेख को लिखा है हिंदी के महत्वपूर्ण साहित्यकार इतिहासकार राहुल सांकृत्यायन जी ने। राहुल सांकृत्यायन जी ने ये लेख मई 1939 में लिखा था और इस लेख को लिखने के पीछे सिर्फ दूर से किसान आंदोलन को देखने की कोई बात नहीं है, बल्कि वो उस आंदोलन में शामिल हुए थे और ये देखा था कि जो जमींदार हैं कैसे सरकारी अफसरों के साथ मिल करके किसानों पर अत्याचार करते हैं, उनकी जमीनों को हड़पते हैं और उनका शोषण करते हैं। आज जिस समय में हम रह रहे हैं में किसान आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली किसान ना आने पाए, इसके लिए वहां पर सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। 12 से 13 लेयर्स की 12 से 13 स्तरों की बैरिकेडिंग की गई है। सड़क पर लोहे की कीलें बिछाई गई हैं और सीमेंट से उनको जाम किया गया है। यानी अपने ही मुल्क में उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो कहीं से भी एक नागरिक के साथ जो व्यवहार किया जाना चाहिए वैसा बिल्कुल नहीं है। किसान हमारे देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, हम सबके लिए अन्न पैदा करते हैं और किसानों के साथ जो व्यवहार है वो दिखाता है कि व्यवस्था का जो रुख है वो किसानों को लेकर क्या है। वैसे इतिहास पर अगर गौर करेंगे तो किसानों के साथ व्यवस्था का, सरकारों का जो रवैया रहा है, सरकार कोई भी रही हो लेकिन उसका चरित्र एक जैसा ही हमको कमोबेश देखने को मिलता है। ये वो समय था कि जब हिंदुस्तान में अंग्रेज थे, लेकिन आज हम जिस समय में हैं उसको आप बखूबी समझ रहे हैं। हमारे प्रतिरोध की जो आवाज है उसको भी आप समझ रहे हैं कि किस तरह से उसके साथ बर्ताव किया जा रहा है। इस लेख को सुनते हुए आपको लगेगा कि एक साहित्यकार का दायित्व साहित्य लिखने के साथ साथ ये भी है कि वो आम जन के बीच जा करके जब किसी आंदोलन में साथ खड़ा होता है तो साहित्यकार का लिखा हुआ जो साहित्य है वो सच के कितना करीब होता है। राहुल सांकृत्यायन जी स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ मिलकर के कई आंदोलनों में उन्होंने हिस्सेदारी की थी और कई बार उनको चोटें भी आई थी। इस आंदोलन में भी उनको चोटें आई थी और ये सब कुछ सरकार की यानी सरकारी नुमाइंदों की उपस्थिति में हुआ था। अमौरी बिहार में आता है और बिहार उस समय किसान आंदोलनों के लिए जाना जा रहा था, जहां स्वामी सहजानंद सरस्वती और कई बड़े नेता उसमें शामिल थे, नेतृत्व करते थे और अपने साथ कई सारे साहित्यकारों को जोड़े हुए थे। तो आइए सुनते हैं अमवारी के किसानों की आर्थिक अवस्था। अमवारी सारण जिले की उस भाग में है जहां भूकंप के बाद से एक साल छोड़कर हर साल बाढ़ आ रही है और धान तथा भदई की फसल एक छटाक भी नहीं होती। जोतने का मौका न मिलने पर रब्बी की फसल इस साल तो बहुत ही खराब रही। अमवारी के जैसे किसान वस्तुतः सरकार से अकाल पीड़ित सहायता के अधिकारी हैं। भूमि के तल के निम्न होने के कारण सरयू का पानी बरसात में मनमानी तौर से बहने लगता है। अमवारी बाढ़ के रास्ते में पड़ता है। चारों तरफ सिर्फ जल ही जल होने से बरसात के दिनों में महीनों आदमियों और पशुओं की बुरी गत थी। कई कई दिन तक पशु खाए पिए बगैर पानी में बंधे रहते थे। उनमें से कितने ही तो बाढ़ के समय मर गए। बाढ़ के खत्म होने पर बाकियों की हड्डियां भर रह गई थीं। जब पानी के निकल जाने पर नई घास उगी तो उनके अच्छे दिनों का आरंभ हुआ, लेकिन उन घासों के खाने के कारण आधे जानवर मर गए। बरसात के दिनों में अधिकांश लोग कर्मी के साग को उबालकर नून से उसे खाते थे। नून का मतलब नमक। उस पोखरी में एक साथ 50-50 आदमियों को समाया देखना आसान बात थी, क्योंकि असल में बहुतों की जीविका का सहारा सेवारी उसका सत्तू है। सेवारी सूखे पानी में भी बच रहती है। अमवारी की सोचनी दशा को देखकर किसी भी व्यक्ति का दिल पसीजे बगैर नहीं रह सकता। चंद्रेश्वर सिंह का परिवार नया जमींदार है। 3 ही पीढ़ी पहले
इसके घर में 3 से 4 बीघे की भी काश्तकारी न थी। बाबू नंद कुमार सिंह चंद्रेश्वर सिंह के चचेरे दादा बहुत चलते पुर्जे के आदमी थे। 20वीं शताब्दी के आदि में जबकि पुलिस सर्वे सर्वा थी और थाना तथा अफसरों के यहाँ जिसकी चलती थी, उसका रोब मानने को गांव के सभी तैयार थे। नंद कुमार सिंह के इस जुल्म के कारण गांव में उनका रोब कायम हो चुका था। अमवारी गांव में 6-7 जमींदारों की जमींदारी है। नंद कुमार सिंह का सभी के यहाँ रसूख था। जमींदार यह भी देखते थे कि नंद कुमार सिंह की मदद से वे अपनी मालगुजारी और डांड बांध आसानी से वसूल कर सकते हैं। उन्होंने नंद कुमार सिंह के हाथ गांव का ठेका लिख दिया और सारे गांव को मुट्ठी में करके वह जमींदारों से भी बढ़कर हो गए और बाकी मालगुजारी में लोगों की काश्तकारी नीलाम करने लगे। कितने कर के झूठे साचे मुकदमे चलाए गए, कितने को पुलिस और अदालत में घसीट कर तबाह किया गया। किसानों के खेतों को नीलाम करके उन्हें अपने नाम से ले लेते थे। यद्यपि वह ठेकेदार थे, लेकिन उनका वही स्थान था जो कि जमींदारों का। इसलिए किसानों के नीलाम की हुई जमीन जमींदारों के प्रतिनिधि के हाथ में गई समझनी चाहिए। नंद कुमार सिंह के जुल्म से सारा गांव तबाह था, लेकिन कहीं कुछ सुनवाई नहीं होती थी। नंद कुमार शिक्षित और चलते पुर्जे के थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक और मिसवल प्राप्त की, वह भी पुलिस की सीआईडी में काम करना। कहा जाता है कि वह सरकार की अवैतनिक सेवा करते हैं, लेकिन यह कहां तक सच है इसका पता तो सरकार को ही हो सकता है। हाँ, हम एक बात कह सकते हैं कि इस सेवा के लिए वह आर्थिक तौर से भी घाटे में नहीं रहते हैं। वह राजनीतिक विभाग ही में खुफिया का काम नहीं करते, बल्कि साधारण अपराध के मामलों में भी इस जिले में उनका बहुत हाथ है। पुलिस और गवर्नमेंट ये ख्याल कर उनसे प्रसन्न है कि उन्होंने इतने चोरों, बदमाशों, डाकुओं को दंड दिलाने में सहायता की, लेकिन शायद वे उस संख्या को गिनना नहीं चाहते जो कि भेंट पूजा के कारण बाबू चंद्रेश्वर सिंह की कृपा से छोड़ दिए गए हैं। अगर जांच की जाए तो मालूम होगा कि चंद्रेश्वर सिंह के लिए अवैतनिक सीआईडी का काम कल्प वृक्ष हो रहा है। गवर्नमेंट ने उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उन्हें ओबीई का खिताब दिया है। राजनीतिक षड्यंत्र के मामलों में उनकी सेवाओं का यह पुरस्कार है। लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार तो उनका वह है जो कि बड़े बड़े अफसर, खासकर अंग्रेज अफसर, उनकी बात को इनकार नहीं कर सकते। मामूली पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर तो उनसे ऐसा डरते हैं कि मालूम होता है कि वही इंस्पेक्टर जनरल हैं। कई साल फसल नहीं होने से भविष्य अनिश्चित होने पर भी किसान बोने रोपने के समय अधीर हो जाते हैं। उन्हें ख्याल होता है कि कहीं समय पर वे बो न सकें। पिछले आषाढ़ में वर्षा हो जाने पर भी किसान अपने खेतों को जोत कर तैयार करने में लगे हुए थे। अमवारी के जमींदार बाबू चंद्रेश्वर सिंह के पास यद्यपि खेत अधिक हैं, लेकिन वह सबकी खेती नहीं करते और खेतों को वे ही लोग जोतते हैं जिनकी काश्त को नीलाम कराया और दूसरे फंदों से उनके घरवालों ने अपने नाम से खरीदा है। जो कुछ खेती खुद करते हैं तो वह भी बेगार के हल से एक एक आदमी से 6-6 हल लिए जाते हैं। यद्यपि नई सरकार ने हरी बेगारी को नाजायज करार दिया है और थाना तथा सभाओं द्वारा खूब प्रचार किया गया है कि हरी बेगारी न की जाए, लेकिन अमवारी के किसान जिस प्रकार अपने जबरदस्त जमींदार के अत्याचारों से पीड़ित थे, उससे बेगारी से इनकार करने की उनकी हिम्मत न हो सकती थी। कई सालों से फसल नष्ट होने के कारण किसान तबाह थे और चाहते थे कि कुछ अपना खेत जोत लें, फिर मालिक के पास हरी ले चलेंगे। फसल बोने का समय इतना कम होता है कि यह देर हो जाए तो साल भर का किया कमाया व्यर्थ जाए। जमींदार इनसे बहुत नाराज हुए। उन्होंने नालिश की कि खेत छीन लिया जाए। आषाढ़ सावन से बोआई रोपाई बेकार गई क्योंकि बाढ़ ने सबको खत्म कर दिया। कार्तिक का महीना आया, रबी बोई जाने लगी, फिर हरी बेगारी मांगी जाने लगी। एक दिन रामधीन महतो को, जबकि वह अपने खेत में हल चला रहे थे, तुरंत हल खोलकर
मालिक के खेत में न ले जाने के लिए पीटा गया। कुछ किसानों ने इसका विरोध किया और फिर उनकी बोई फसल को अपनी बताकर उन पर दफा 144 चलाई गई। किसानों ने बहुत कोशिश की कि उनके साथ न्याय हो, लेकिन गरीबों के लिए न्याय सुलभ नहीं है और विशेषतः चंद्रेश्वर सिंह जैसे प्रभावशाली जमींदार के मुकाबले में 400-500 बीघे खेत जोतने वाला व्यक्ति 10-10, 5-5 कट्ठों के टुकड़ों में अलग अलग मटर, जौ, गेहूं की खेती नहीं करेगा। दफा 144 के वक्त किसानों ने मजिस्ट्रेट से बहुत प्रार्थना की कि वह स्थान स्वयं देख ले कि खेत किसकी जोत में है, लेकिन कोई सुनवाई न हुई और किसानों के ऊपर 144 लगा दी गई। किसानों ने जिला मजिस्ट्रेट से न्याय की भिक्षा मांगी और वह वहां भी अस्वीकृत हुई। उससे पहले मैंने किसानों की दुर्दशा पर, उन पर होते जमींदार के अत्याचारों की ओर मजिस्ट्रेट का ध्यान दिलाते हुए उनसे प्रार्थना की कि आप मौके पर जाकर अच्छी तरह छानबीन करके तब अपना फैसला दें, लेकिन उन्होंने भी सीवान के मजिस्ट्रेट की तरह ही इसे बेकार समझा। श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह ओबीई ऑनरेरी सीआईडी अपनी पुरानी सेवाओं तथा बम और षड्यंत्र कर्मियों को पकड़वाने से अपनी जान जोखिम में डालने, अपनी बातों से खेतों पर अपने हक को ज्यादा मजबूती से साबित कर सकते थे। फिर क्या पड़ी है किसी को निरीह किसानों के साथ न्याय करने की। 11 फरवरी को खबर मिली कि दफा 144 की नोटिस फिर से निकली है, जिसमें मेरा भी नाम है। न्याय के दरवाजे सभी तरह बंद हो चुके थे, तो भी इतनी जल्दी सत्याग्रह करने के लिए हमने निश्चय नहीं किया था। लेकिन गरीब उत्पीड़ित किसानों को शांत रखने और ढांढस बंधाने के अपराध में जब कार्यकर्ताओं पर इस तरह प्रहार किया जाए तो सत्याग्रह छोड़ हमारे लिए दूसरा रास्ता ही क्या था। हमने सत्याग्रह आरंभ करने से पहले लोगों को शांत और संयत रहने के लिए 10 से 23 फरवरी तक अमवारी के आसपास के गांवों में जाकर लोगों को समझाया। 3 दिन पहले ही पुलिस को इसकी खबर दे दी गई। जमींदार ने बलवा करने के लिए सारी तैयारी कर रखी थी। पुलिस के सीआईडी होने के कारण हर तरह के आदमियों पर चंद्रेश्वर सिंह का बहुत प्रभाव है। कितने आदमी तो 110 दफा में फंसा देने के डर से चंद्रेश्वर सिंह की ओर से लाठी लेकर आए हुए थे। यद्यपि उनका मन झगड़ा करने का हरगिज नहीं था, 23 के शाम को ही हमें पता लग गया था कि जमींदार के दोनों हाथी खिला पिलाकर कल के युद्ध के लिए तैयार किए जा रहे थे। 24 को 8 बजे हम जब अमवारी पहुंचे तो देखा कि सैकड़ों लठियल और 2 हाथी युद्ध के मैदान में तैयार हैं। सब इंस्पेक्टर के पूछने पर सत्याग्रहियों के नेता के तौर पर मैंने बतला दिया कि अमुक ऊक के खेत पर हम 10 बजे सत्याग्रह करेंगे, जिसमें किसानों की भीड़ अधिक एकत्र न हो, इसके लिए हम 10-10 आदमियों की टोलियों में सत्याग्रह के लिए जाएंगे। पुलिस को 2 घंटे पहले खबर मिल चुकी थी और वह देख रही थी कि चंद्रेश्वर सिंह हाथियों और लाठियों के साथ मारपीट करने को तैयार है, लेकिन उसने उनके लिए कोई रोकथाम न की। यानी सब कुछ पहले से ही मामला सजा हुआ था। किसानों के साथ न तो पुलिस थी और न ही दूसरे लोग थे। पहली टोली में मेरे अतिरिक्त 10 और किसान थे, जिसमें एक छोटा लड़का था जिसे कि गिरफ्तार करके फिर छोड़ दिया गया। 150 लठियल और 2 हाथी मारपीट के लिए पहले से तैनात थे। जब हमने अपने हाथ से ऊक काट कर सत्याग्रह शुरू किया, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद ही जमींदार के फेलवान ने पुलिस इंस्पेक्टर के शह से मेरे सिर पर लाठियां चला दी। वे घटनाएं तो लोग जानते ही हैं। कुछ लोग सत्याग्रह नहीं कर रहे थे। पुलिस ने उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। चालान की बात चलने पर मैंने कहा था कि मैं सवारी पर तभी चलूंगा जबकि मेरे दूसरे साथी भी सवारी से भेजे जाएं, अन्यथा मैं भी उनके साथ पैदल चलूंगा। इस पर पुलिस अफसर ने मुझे वचन दिया कि सभी लोग सवारी से भेजे जाएंगे। हम मोटर से भेज दिए गए। पीछे मालूम हुआ कि हमारे साथ साथी उस रात के वक्त पैदल 16-17 मील चलाए गए। होली और मुहर्रम के झगड़े का डर था, इसीलिए पुलिस के कहने पर मैंने 12 दिन के लिए सत्याग्रह स्थगित कर दिया।
पुलिस के वचन देने पर भी जमींदार ने कई खेतों को इस बीच में काट लिया, यानी फसल पुलिस की सह के साथ जमींदार चंद्रेश्वर सिंह ने काट ली। सिवान सब जेल में काफी जगह न थी। हम लोग बारी बारी से छपरा जेल भेजे गए और छपरा से सिवान आने जाने में हमारे हाथों में हथकड़ी लगाई जाती रही। इसे भी हम संयोग नहीं समझते। शायद पुलिस और सरकारी अफसर इस तरह के अपमान द्वारा हमारे दिलों पर चोट करना चाहते हैं, लेकिन वे कांच के नहीं हैं। दोस्तों, जिस समय हम इस निबंध को पढ़ रहे हैं और ये संयोग ही है कि हम आज जिस तरह के माहौल में हैं, किसानों के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, उससे एक बात पता चलती है कि व्यवस्था चाहे किसी भी तरह की हो, लेकिन उसका जो स्वर है, उसका जो झुकाव है, वो किसके साथ होता है। पहले जमींदारों के साथ था और अब कुछ पूंजीपति दोस्तों के साथ है। किसान उनके लिए न तो तब कहीं उनका मायने था और न ही आज मायने है। किसानों के साथ अपनी जो पक्षधरता है बनाए रखते हुए इस बात को दोस्तों के साथ साझा करें और अपनी बातचीत में किसानों को शामिल करें, क्योंकि किसानों के साथ ही हम अपने होने का एहसास कर सकते हैं। इसलिए भी जरूरी है कि हम जैसे बिना अन्न के रह नहीं सकते हैं, ठीक वैसे ही किसी भी देश की कल्पना इस रूप में नहीं की जा सकती है कि जहां पर बिना किसानों के लोग जीवित रहेंगे। धन्यवाद।